अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेश खिदमत है कहानी मस्कन का 7वां हिस्सा। जैसे तुम्हारी मर्जी, ये कहकर उसने तेजी से ताले में चाबी घुमाई और दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की जगह दी। जब वो अंदर आ गई तो असद ने लाउंज की लाइट रोशन की। अगरचे दोपहर का वक्त था लेकिन फ्लैट में अंधेरा था। लाउंज में 4 कुर्सियों वाली छोटे शीशे की डाइनिंग टेबल पड़ी थी। अफशा ने अपना बैग टेबल पर रखा। लाउंज में चारों तरफ नजरें घुमाई। असद ने दरवाज़ा लॉक किया और चाबी ताले में लगी छोड़ दी। फिर उसने ड्राइंग रूम की लाइट जलाई और अफशा से पूछा, कहाँ बैठेंगी मोहतरमा? असद यहीं बैठ जाते हैं। अफशा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोली। वो चाहती थी कि दरवाजे के करीब रहे। इसका मतलब है कि अफशा साहिबा को खासी भूख लगी है, असद ने शरारत से कहा। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, अफशा चोर सी बन गई। बाजी का घर देख लो, फिर जहां दिल चाहे बैठ जाना। असद ने बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए। उस फ्लैट में 2 बेडरूम्स थे। नफासत से सजे हर कमरे से बहन का सलीका झलकता था। असद बेडरूम की लाइट जली छोड़कर उसे लाउंज में ले आया और बोला, जी तो अफशा साहिबा कहाँ बैठेंगी? यहीं बैठ जाते हैं, अफशा ने डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचते हुए कहा। भाई, इससे पहले कि बाजी आ जाएं, हमें कोल्ड ड्रिंक पी लेनी चाहिए, वरना वो आते ही मेरी पिटाई करेंगी। आखिर को वो हेड मिस्ट्रेस हैं। असद फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए बोला। अफशा मुस्कुराकर रह गई। असद ने ठंडे मशरूब की बोतल निकाली। उसमें बमुश्किल 1-1.5 गिलास मशरूब नजर आ रहा था। उसने 2 गिलास और बोतल मेज पर रखी। ढक्कन खोलकर मशरूब गिलास में उंडेला। उस बोतल में इतना ही मशरूब था कि गिलास भर सका। भरा गिलास असद ने अफशा की तरफ बढ़ाया। लीजिए मोहतरमा, आप शुरू कीजिए। मैं अकेली पीऊंगी क्या? अफशा दूसरे खाली गिलास की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। आधा आधा कर लेते हैं। अरे नहीं, असद खाली गिलास अपने कब्जे में करते हुए बोला। फ्रिज में एक और बोतल है, मैं वो निकालता हूँ। देख लें बोतल है भी कि नहीं, अफशा हंसकर बोली। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बाजी ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम नहीं कर सकती कि फ्रिज में बोतल ना हो और पीने की दावत दे दें, असद ने बड़े यकीन से कहा था। फ्रिज में नई बोतल मौजूद थी। उसने ढक्कन खोलकर अपना खाली गिलास भर लिया और उसके सामने आ बैठा और फिर घड़ी पर नजर डालते हुए बोला, पता नहीं ये बाजी कब आएंगी। मेरा ख्याल है कि कोल्ड ड्रिंक पीकर निकलते हैं। बंद घर में कहीं बैठने से बेहतर है कि बाहर निकलें। चलो समंदर पर चलते हैं। चलेंगे, पहले बाजी से तो मिल लें। अफशा के दिल में खाली फ्लैट देखकर जो हौल उठा था वो असद की बातों की वजह से ख़त्म हो गया था। वो पुरसुकून हो गई थी। उसे यकीन आ गया था कि असद जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि यह घर असद की बाजी का था, मगर बाजी ने अफशा को मुलाकात के लिए घर बुलाया था, ये 100% झूठ था। बाजी बेचारी तो अपनी फैमिली के साथ कोयटा गई हुई थी। चाबी वो अपनी माँ को दे गई थी कि असद को भेजकर घर चेक करवा लें, क्योंकि बंद घर चोरों और डाकुओं के लिए इंतहाई कशिश रखता है। बहन का घर खाली देखकर असद ने डाके की मंसूबाबंदी की। इस वक्त डाके का पहला सीन चल रहा था। कोल्ड ड्रिंक में सबसे पहले ख्वाबावर दवा मिलाई जा चुकी थी। शिकार अपने अंजाम से बेखबर खुशी खुशी मशरूब नोशे जां कर रहा था और शिकारी की आंखों में गिलास खाली होते देखकर नशा बढ़ता जा रहा था। असद ने गिलास उठाकर मशरूब का आखिरी घूंट लिया। अफशा को इस तरह का तासुर दिया कि जैसे वो इस इंतजार में है कि कब अफशा गिलास खाली करे और वो लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करें। उजलत के इस तासुर ने अपना काम दिखाया। अफशा ने जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक के घूंट भरे और गिलास खाली कर दिया। असद ने दोनों गिलास किचन में जाकर धोए, फ्रिज में बोतल रखी और अफशा की तरफ देखा और फिर बोला, हाँ अफशा चले, बाजी तो आई नहीं। जी, अफशा ने जवाब दिया, लेकिन उसे ये याद न रहा कि असद ने उससे क्या कहा था। जिसके जवाब में उसने जी कहा था उसके दिमाग में गुबार सा भर गया था। इससे कबल कि वो बेसुध होकर कुर्सी से गिरती, असद ने उसे थाम लिया और उठाकर बेडरूम में ले आया। 2-3 घंटे के बाद जब अफशा को होश आया तो उसे अपनी तही दामनी का एहसास हुआ। शिकार हो जाने पर उसके दिल में शदीद टीसें उठ रही थी। उसकी आंखें बेख्तियार छलक पड़ी। वो तकिए में मुंह छुपाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। अपने लुटने का एहसास तो था ही, ये गम इसके सिवा था कि असद ने उसके साथ धोखा किया था, उसका एतमाद पारा पारा कर दिया था। असद ने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी और कहा कि गहरी नींद में उसका हुस्न बलाखेज देखकर वो खुद पर काबू न रख सका।
ये ना बताया कि कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली किसने डाली थी। उसने बहन के बारे में बताया कि वो स्कूल में टीचर्स की मीटिंग में फंस गई थी, इसलिए वो ना आ सकी। ये ना बताया कि वो शहर में नहीं थी और आइंदा उनसे मुलाकात का कोई इम्कान भी नहीं। असद ने उसके आंसू पोंछकर तसल्ली दी कि वो बहुत जल्द अपने वालदेन को उसके घर भेजेगा। अगर वालदेन ना माने तो वो उसे कोर्ट मैरिज कर लेगा, उसे अपना लेगा, वो परेशान ना हो। लेकिन परेशानी तो उसका मुकद्दर हो चुकी थी। वह अफशां को गाड़ी में बिठाकर उसके घर के करीब छोड़ गया, हमेशा के लिए। घर का दरवाज़ा खुला था। वो घर में दाखिल हुई तो माँ किचन में चाय बना रही थी। अफशां किचन के सामने से गुजरती हुई कमरे में चली गई। बैग रखकर अभी वो शूज़ उतार रही थी कि माँ अंदर आ गई और आते ही सख्त लहजे में बोली, कहाँ थी तू? अफशां एक सीधी लड़की थी। उसकी समझ में कुछ ना आया कि वो माँ से क्या कहे, लेकिन जवाब बहरहाल देना था। वो इतना ही कह सकी, अम्मी मैं स्कूल में थी, टीचर ने रोक लिया था। झूठ बोलती है तू। मैं ताहिरा के घर गई थी, उसने मुझे बताया है कि तू किसी के साथ गई थी। माँ ने उसकी उजड़ी सूरत देखकर अंदाजा लगा लिया कि वो क्या करके आ रही है। उसने अफशां का जूता उठाया और उसे मारने लगी। बता तू किसके साथ गई थी? वो चुपचाप पिटती रही, रोती रही। वो क्या जवाब देती? उसके पास कोई जवाब न था। उसका जिस्म ही नहीं, रूह भी जख्मी थी। जब माँ मार मार कर थक गई तो उसने जूता फेंक दिया। तब अफशां ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी मुझे और मारें, इतना मारें कि मैं मर जाऊं। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। होने वाली बात होकर रही। कोई टूना टोटका, कोई गोली काम ना आ सकी। जब किसी का आना ठहर गया तो अफशां की माँ जाहिदा की रूह तक कांप गई। रुसवाई और बदनामी ने उसका घर देख लिया था। अफशां से ज्यादा जाहिदा की हालत खराब थी। जो होने वाला था वो उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार न थी। जाहिदा अफशां को एक करीबी क्लिनिक लेकर पहुंची। जाहिदा ने लेडी डॉक्टर की मिन्नत समाजत की, उसके पांव तक पकड़े कि वो किसी तरह अफशां को इस मुसीबत से निजात दिला दे। लेकिन उसूल पसंद डॉक्टर टस से मस न हुई। वो कातिल डॉक्टर बनने के लिए हरगिज तैयार न थी। नहीं बीबी, मैं ये हरगिज नहीं कर सकती। बिल आखिर उसने हतमी अंदाज में फैसला सुना दिया। डॉक्टर साहिबा, अगर आपने हमें रुसवाई से निजात ना दिलाई तो मैं अपनी बेटी को जहर दे दूंगी। जाहिदा ने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा। लेडी डॉक्टर के पास इस बात का कोई जवाब न था। वो खामोशी से उसे देखती रही। जाहिदा अफशां को लेकर क्लिनिक से निकल गई, लेकिन लेडी डॉक्टर के दिल में फांस चुभा गई। वो माँ का दुख समझ सकती थी, लेकिन उसके पास दुख का मदावा न था। वो बेबसी से सोचती रह गई। लेडी डॉक्टर के हतमी फैसले के बाद जाहिदा ने भी हतमी फैसला कर लिया था। अगर डॉक्टर उसकी बेटी को रुसवाई से निजात दिलाने से कासिर थी तो क्या हुआ? वो खुद तो बेबस ना थी। वो अपनी अफशां को इस रुसवाई से निजात दिलाने पर कादिर थी। उसी रात उसने अफशां को उसके आखिरी अंजाम से दो चार करने का पुख्ता इरादा कर लिया। जब घर के सब अफराद सो गए तो जाहिदा ने अपने बराबर सोई अफशां को उठाया। उठ जा बदबख्त। अम्मी क्या हुआ? अफशां आंख मलती हुई उठ गई। अब भी कुछ और होने को बाकी रह गया है, जाहिदा ने बड़े जहरीले अंदाज में कहा। जा नहा कर आ। अम्मी क्यों? यह कौन सा वक्त है नहाने का? अफशां हैरान थी। अब तुझे ऊपर जाना है, अच्छा होगा नहा धोकर जाए, जाहिदा ने अजीब लहजे में कहा। ठीक है अम्मी। अफशां को जैसे सारी बात यकलख्त समझ आ गई। वो उठकर गुसल खाने में चली गई। 10 मिनट बाद जब वो वापस आई तो उसके चेहरे पर बड़ा निखार था। चिराग बुझने से पहले भड़कता है। उसका चेहरा इसी कैफियत का गम्माज था। जाहिदा ने उसके चेहरे की तरफ से फौरन नजर हटाते हुए कहा, बैठ। अफशां जाहिदा का हुक्म सुनकर बेड पर बैठ गई। जाहिदा ने लकड़ी की अलमारी से बोतल निकाली। वो एक शॉपर में लिपटी थी। जाहिदा ने वो बोतल शॉपर से निकाली और अफशां को देते हुए बोली, ले मेरी जान, पी जा इसे। अम्मी, तुमने मेरी जान कहा? अब ये सफ़र मेरे लिए आसान हो गया। लाओ बोतल मुझे। अफशां ने माँ के हाथ से बोतल ले ली। फिर उसने बोतल का ढक्कन खोला, अपना चेहरा ऊपर उठाया, मुंह खोला और तेजी से तेजाब पीती चली गई। तेजाब के अंदर जाते ही उसकी हालत खराब हो गई। वो बुरी तरह कराहने लगी। तब ही अनारा चीख पड़ी, अम्मा, अम्मा इस मंजर को हटा मेरे सामने से, मुझसे नहीं देखा जा रहा, मेरे जिस्म में आग सी लग गई है। माई पंखी एकदम चौंकी और जल्दी से बोली, अच्छा सब्र कर। ये मंजर इंतहाई दिल खराश था। अफशां का सियाल आग में जलता वजूद, उसका तड़पता जिस्म किसी भी इंसान को खून के आंसू रुला सकता था। माई पंखी ने मुट्ठी खोलकर तेजी से कुछ पढ़ा और दूसरे घर में बैठी अनारा पर फूंक मार दी। अनारा की आंखों के सामने एकदम गहरा अंधेरा छा गया।
افشاں کا تڑپتا وجود اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ بس انارا اندھیرے میں گہرے گہرے سانس لیتی رہ گئی۔ اسے لگا تیزاب افشاں نے نہیں، خود اس نے پیا تھا۔ ابھی تک اس کے وجود میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ اس دل دہلا دینے والے منظر کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ چل اٹھ جا انجو، مائی پنکھی نے چاندی کا بھاری تعویذ اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اور خود بھی ساتھ میں گھر سے نکل آئی۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئی، اس پر شدید تھکن طاری تھی۔ انارا اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے دوسرے گھر سے نکل آئی اور چارپائی کی پائنتی کی جانب بیٹھ گئی۔ اس نے مائی پنکھی کی لکڑی کی طرح سوکھی ٹانگوں کو اپنی گود میں رکھ لیا اور آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ مائی پنکھی اپنا ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، پھر اچانک بولی، انجو، تو نے ابھی جو کچھ دیکھا وہ کس کی جیون کتھا تھی؟ اماں مجھے نہیں معلوم، انارا نے جانتے بوجھتے انکار کیا۔ جنم جلی یہ تیری جیون کتھا تھی، تیرا دوسرا گھر، مائی پنکھی نے اپنے پاؤں سکوڑتے ہوئے کہا۔ جا اب اندر چلی جا۔ جاتی ہوں اماں، انارا اٹھتے ہوئے بولی۔ تم مجھے اپنے پاس بیٹھنے کیوں نہیں دیتی؟ تم مجھے بڑھیا کے پاس بیٹھ کر کرے گی کیا؟ مائی پنکھی نے ہنس کر کہا، ویسے بھی میرے پاس وقت کہاں ہوتا ہے، چل جا اب تو۔ انارا کوئی جواب دیے بغیر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھو پیارے بھائی، اتنا یاد رکھو کہ وہ خبیث بہو کے وجود سے نکل ضرور گیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ سیلاب کی طرح اپنے اثرات چھوڑ گیا ہے۔ اب آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی بہو کا پاؤں بھاری ہو مجھے فوراً بتانا۔ بچے کی ولادت تک ہمیں بہو کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ پروفیسر مجاہد اٹھتے ہوئے بولے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ بھی رکا نہیں؟ نثار ایوب ساتھ چلتے ہوئے بولے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ہاتھی نکل گیا ہے، اس کی دم باقی رہ گئی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پلکوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں۔ جو اچھا لگے وہ سمجھ لیں، پر حقیقت یہی ہے کہ ابھی آخری مرحلہ باقی ہے، اللہ بہتر کرے گا، پروفیسر مجاہد نے کہا۔ نثار ایوب سے ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گئے۔ یہ آخری مرحلہ ضرور تھا، لیکن کسی مارکے سے کم نہ تھا۔ پاؤں بھاری ہوتے ہی پروفیسر مجاہد کو مطلع کیا گیا۔ انہوں نے اسی دن مغرب کے بعد حاضری دی۔ بہو کو اپنے سامنے بٹھا کر 2-3 منٹ کچھ پڑھا، پانی بھرے گلاس پر دم کیا اور نازنین کو پلا دیا، اور بغیر ایک لفظ بولے گھر سے نکل گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد ان کا فون آیا کہ علی نثار کو میرے پاس بھیج دیں۔ نثار ایوب نے فوراً علی کو پروفیسر مجاہد کے گھر روانہ کر دیا۔ پروفیسر مجاہد نے علی نثار کو نازنین کے پیٹ پر باندھنے کے لیے گنڈا دیا اور کہا، بہو سے کہنا کہ اسے ہر وقت پیٹ پر باندھے رکھے، اسے کسی بھی صورت اتارے نہیں۔ جی اچھا، علی نثار مؤدبانہ لہجے میں بولے۔ مغرب کے بعد گھر سے نکلنے پر سخت پابندی ہے۔ پروفیسر مجاہد نے ایک اور ہدایت دی، یہ پابندی کم از کم 3 ماہ رہے گی۔ 3 ماہ بعد بہو گھر سے باہر جا سکے گی، لیکن میری اجازت کے بغیر نہیں۔ جی ٹھیک ہے، علی نثار نے کہا۔ 2-2.5 ماہ خیریت سے گزر گئے، پھر ایک واقعہ ہوا۔ نازنین اور علی نثار دوپہر کا کھانا کھا کر اپنی خالہ کے گھر سے واپس آ رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے، فلیٹ کی آخری 5 سیڑھیاں رہ گئی تھیں کہ اچانک علی نثار کو جانے کیا ہوا کہ وہ لڑکتے ہوئے نیچے آ رہے۔ نازنین ان سے 2 سیڑھیاں پیچھے تھی۔ اپنے شوہر کو گرتے دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ وہ کم سیڑھیوں سے گرے تھے، لہٰذا کسی گہری چوٹ سے بچ گئے، بس ہاتھوں اور کوہنی پر معمولی چوٹیں آئیں۔ نثار ایوب نے فون کر کے پروفیسر مجاہد کو اس واقعے سے مطلع کیا۔ انہوں نے علی نثار سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب علی نثار فون پر آئے تو پروفیسر مجاہد نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، ہاں بھائی، کہاں گرتے پھر رہے ہو، کیا ہوا تھا؟ جواب میں علی نثار نے واقعہ بیان کیا۔ کیا سیڑھیوں پر کوئی پھسلن وغیرہ تھی؟ پروفیسر مجاہد نے پوچھا۔ تمہارا پاؤں پھسلا تھا؟ نہیں، پاؤں نہیں پھسلا، بلکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ کسی نے دھکا دیا ہے، علی نثار نے بتایا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں، علی نثار نے کہا، ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ ہاں بیٹا، ایسا ہی ہوگا، پروفیسر مجاہد نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ 15-20 دن آرام سے گزر گئے، پھر ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آدھی رات کو اچانک نازنین کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، نائٹ بلب روشن نہ تھا۔ انہوں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، اس کی دہشت سے آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں اندھیرا پا کر وہ مزید حواس گم کر بیٹھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں اور انہوں نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ کسی نوزائیدہ بچے کے رونے کی چیخ نما آواز آئی۔ یہ آواز ان کے پہلو سے آئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی۔ گھبرا کر بیڈ کی جانب دیکھا۔
بیڈ پر علی نثار موجود تھے اور وہاں کچھ نہ تھا۔ علی نثار کی لائٹ جلتے ہی آنکھ کھل گئی۔ ان کی نظر متوحش نازنین پر پڑی تو وہ پریشان ہو کر اٹھ بیٹھے۔ کیا ہوا نازنین؟ نازنین علی نثار کے پاس آ بیٹھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ علی نثار نے انہیں قریب کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ جی ڈراؤنا خواب ہی تو دیکھا ہے، لیکن آنکھ کھلتے ہی ایک عجیب بات ہوئی۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ نائٹ بلب کس نے بند کیا؟ نازنین نے نیلے 0 واٹ کے بلب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تو بند نہیں کیا۔ علی نثار نے بٹن کی طرف دیکھا جو آن تھا۔ وہ اٹھے اور بٹن کو آن آف کیا۔ بلب نہ چلا۔ میرا خیال ہے فیوز ہو گیا ہے۔ اس کمبخت نے بھی ابھی فیوز ہونا تھا، نازنین نے غصہ کیا۔ کچھ بتاؤ تو، آخر کیا ہوا؟ علی نثار نازنین کے قریب آ بیٹھے۔ تب نازنین نے اچانک خوفزدہ ہو کر آنکھ کھلنے کی بات کی۔ انہوں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ خواب انہیں یاد نہ تھا، بس ایک احساس تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے اندھیرے میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ ان کے پہلو میں لیٹا چیخ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بھی تم نے خواب میں ہی دیکھا ہوگا۔ علی نثار نے نازنین کی ساری بات سن کر کہا، نہیں، اس بچے کے چیخنے کی آواز میں نے پورے ہوش و حواس میں سنی۔ نازنین اس چیخ کو خواب کا حصہ ماننے کو تیار نہ تھی، اور ابھی یہ بحث چل رہی تھی کہ واش روم سے پھر ویسے ہی رونے کی چیخ نما آواز آئی۔ یہ آواز انتہائی کرخت اور تیز تھی۔ ہائے اللہ! نازنین خوف کے مارے علی نثار سے لپٹ گئیں۔ کیا آپ نے سنی یہ آواز؟ ہاں میں دیکھتا ہوں۔ علی نثار اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھے۔ واش روم کا دروازہ مکمل بند نہ تھا، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ علی نثار نے پورا دروازہ کھول دیا۔ اندر ملگجا سا اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہ دیا۔ انہوں نے واش روم کی لائٹ جلائی۔ اتنے میں نازنین بھی بیڈ سے اٹھ کر دروازے پر آ گئی تھی۔ علی نثار نے واش روم کے اندر جا کر اچھی طرح معائنہ کیا، لیکن انہیں کہیں کوئی بچہ نہ دکھائی دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وحشت بڑھ گئی۔ نازنین پر ہر دم ایک گھبراہٹ سی طاری رہنے لگی۔ پروفیسر مجاہد کا علاج جاری تھا، انہیں ہر بات سے آگاہ رکھا جا رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی اس قسم کے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ہر طرف سکون چھا جائے گا۔ بچے کے جنم میں ابھی 3 ماہ باقی تھے۔ نازنین وحشت میں مبتلا تھی۔ جو کچھ ان پر بیت رہی تھی وہ ان کا سکون برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب انہیں صرف بچے کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، بلکہ بچہ دکھائی بھی دینے لگا تھا۔ عجیب الخلقت بچہ، اس کے چہرے اور سر پر بے پناہ بال تھے، کسی بنمانس کی طرح۔ وہ کسی بھی وقت کہیں بھی دکھائی دے جاتا۔ کبھی پہلو میں لیٹا غرا رہا ہوتا، کبھی قالین پر پڑا ہاتھ پیر مار رہا ہوتا، کبھی نازنین کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولتی تو کپڑوں پر پڑا انگوٹھا چوس رہا ہوتا۔ نازنین اسے جب بھی دیکھتی ان کی دل خراش چیخ نکل جاتی۔ گھر کے افراد پریشان ہو کر ان کے کمرے کی طرف بھاگتے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سب پوچھتے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی ہوتی، ان کا پورا جسم کانپ رہا ہوتا۔ فوراً پروفیسر مجاہد کو اطلاع کی جاتی۔ وہ اگر گھر پر ہوتے تو بلا تاخیر آ جاتے، جھاڑ پھونک کرتے، پانی دم کر کے دیتے اور نازنین کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے، بس بیٹا تھوڑا اور صبر کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نازنین کھانا کھا کر بیڈ پر نیم دراز تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا، لیکن پردہ پڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ پردہ ہلا اور وہ نوزائیدہ شیطان بچہ چلتا ہوا اندر آیا اور بیڈ کے نزدیک آ کر بولا، اماں دودھ۔ نازنین کے ہوش اڑ گئے، وہ چیخ بھی نہ سکیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا اور وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی۔ نازنین جانے کتنی دیر بے ہوش پڑی رہی۔ فریدہ کسی وجہ سے کمرے میں آئیں تو انہوں نے نازنین کو بے ہوش پایا۔ وہ دوڑ کر اپنے شوہر نثار ایوب کے پاس گئیں، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ فوری طور پر نازنین کو اسپتال پہنچایا گیا۔ گمان یہ تھا کہ بلڈ پریشر یکدم کم ہونے کی وجہ سے نازنین پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں تھا، لیکن دیگر معاملات کنٹرول میں نہ تھے۔ علی نثار اور پروفیسر مجاہد اسپتال پہنچ چکے تھے۔ پروفیسر مجاہد نے نثار ایوب کو ہدایت کر رکھی تھی کہ ڈیلیوری کے وقت انہیں ضرور اسپتال بلوایا جائے۔ اگرچہ فطری طور پر بچے کی پیدائش میں کچھ وقت باقی تھا، لیکن صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر آپریشن ناگزیر تھا۔ یہ چھوٹا اسپتال تھا، بنیادی طور پر میٹرنیٹی ہوم تھا۔ اس اسپتال کی روح رواں ایک لیڈی تجربہ کار ڈاکٹر نگہت خان تھیں۔ وہ اطلاع ملتے ہی اسپتال آ چکی تھی۔ آپریشن جاری تھا۔ پروفیسر مجاہد اسپتال کے پرائیویٹ روم میں بیٹھے سر جھکائے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ایک کرسی پر نثار ایوب
और बेड पर अली निसार बैठे थे। फरीदा ऑपरेशन थिएटर के सामने मौजूद थी। वो दिल ही दिल में बहू के बखैर आफियत फारिग होने की दुआ मांग रही थी। ऑपरेशन थिएटर में अजब पुरस्रार सनसनी थी। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, पहले तो डॉक्टर निघत के हाथ कांपे, फिर कमजोर दिल नर्स उसे देखते ही बेहोश हो गई। आया ने तो उसे हाथ लगाने से इनकार कर दिया था। वो चीखती हुई बाहर भागी थी। डॉक्टर निघत के हाथों हजारों बच्चे दुनिया में आ चुके थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अजीबुल खलकत बच्चा आज तक नहीं देखा था। उसका चेहरा बालों से ढका था, गोल सी आंखें, सियाह रंगत, गैर मामूली हाथ, पांव जो अंदर की जानिब मुड़े हुए थे। ये इंसान का बच्चा था ही नहीं। पैदा होते ही उसने इंतहाई करीह चीख मारी और उठने की कोशिश की। उस बच्चे को देखकर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद स्टाफ की जान निकल गई। सबसे पहले आया थिएटर से निकलकर भागी, फिर बेहोश नर्स के अलावा वहां कोई न रहा। अगर डॉक्टर निघत मजबूत आसाब की ना होती तो शायद वो भी बेहोश पड़ी होती या सर पैर पर रखकर ऑपरेशन थिएटर से भाग चुकी होती। फरीदा ने चीखती हुई आया को थिएटर से निकलते देखा तो वो दिल थाम कर रह गई। आया फरीदा करीब आई और बमुश्किल बोली, खुदा की कसम बाजी, वो इंसान का बच्चा नहीं। या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। फरीदा कहती हुई कमरे से भागी। प्रोफेसर मुजाहिद और निसार अय्यूब उन्हें दरवाजे के बाहर ही मिल गए। फरीदा को खौफजदा देखकर वो उनकी तरफ बढ़े। बेगम खैर तो है? वो बच्चा। फरीदा ने रुककर गहरा सांस लिया, फिर बोली, वो इंसान का बच्चा नहीं, पता नहीं क्या है। परेशान ना हो, उसे चादर में लपेटकर बाहर ले आए। प्रोफेसर मुजाहिद जल्दी से बोले। वो जानते थे किसका बच्चा है। हाय नहीं, फरीदा ने खौफजदा होकर कहा। बेगम मैं आपके साथ चलता हूँ, डरे नहीं। डॉक्टर से कहें वो बच्चा हमारे हवाले कर दे, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। निसार अय्यूब ने फरीदा का हाथ पकड़कर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाते हुए कहा। फिर अंदर क्या हुआ, किस तरह हुआ? बहरहाल फरीदा उस बच्चे को चादर में लपेटकर बाहर ले आई। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर निसार अय्यूब मौजूद थे। उन्होंने लपक कर उस शैतान को अपने हाथों में ले लिया और तीर की तरह वहां से निकल गए। रास्ते में प्रोफेसर मुजाहिद मिल गए। वो उस गैर इंसानी बच्चे के लिए इंतहाई मुस्तरिब थे। उन्होंने चादर खोलकर एक नज़र उस शैतान को देखा। वो उन्हें देखकर गैर इंसानी आवाज़ में गुर्राया और हाथ पांव मारने लगा। प्रोफेसर मुजाहिद ने उसके चेहरे पर चादर डालते हुए कहा, निसार अय्यूब जल्दी चलें, ये मरने ना पाए। कमरे में जाकर अनारा बेड पर बैठ गई। उसके दिल को सुकून न था। बार बार अफशां का तड़पता जिस्म उसकी निगाहों में आ जाता। उसे असद पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने मासूम अफशां को इंतहाई अय्यारी से अपने जाल में फंसाया था। सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए थी, तेज़ाब तो उसे पिलाया जाना चाहिए था। उसका जी चाह रहा था कि वो उड़ती हुई चली जाए और उसे तेज़ाब से भरे ड्रम में धक्का दे दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने सोचा माई पंखी से बात करे, उसकी मदद से वो असद के ठिकाने पर पहुंच जाए। वो एक झटके से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। माई पंखी चारपाई पर बैठी जाप में मसरूफ थी। अनारा को कमरे से बाहर आते देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अभी तक आज़ाद थी। ना सिर्फ आज़ाद थी बल्कि वो कमरे से भी निकल आई थी। माई पंखी हड़बड़ाकर उठ बैठी और उसे डांटते हुए बोली, अंजू तू बाहर क्यों आई? चल जल्दी अंदर चल, मैं तुझे जंजीर करूं। अम्मा कर देना, मैं कहीं नहीं भागी जा रही। अनारा ने उसकी डांट की परवाह ना करते हुए कहा, मुझे एक बात बता अम्मा, जिस लड़की की वजह से मुझे तेज़ाब पीना पड़ा, क्या मैं उसे इंतकाम नहीं ले सकती? अम्मा तू बड़ी महान है, बस ज़रा मुझे उस लड़के तक पहुंचा दे, मैं उसे जलाकर वापस आ जाऊंगी। ओ मेरी अंजू, तू बड़ी भोली है। ये गुजरे वक्तों की बातें हैं। गुजरे वक्त को छेड़ा नहीं जा सकता, लिखे कर्मों को बदला नहीं जा सकता। जो गुजर गए उसे भूल जा, माजी में जाना मुमकिन नहीं। अगर तू इस तरह इंतकाम पर उतरेगी तो तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। तू इधर की रहेगी ना उधर की। माई पंखी ने उसे समझाने की कोशिश की। अम्मा बस मेरा जी चाहा कि उसको जिंदा आग में जला दूं। अनारा को किसी कल चैन ना था। इसका मतलब है कि मुझसे गलती हुई, माई पंखी बोली। तुझसे भला क्या गलती हुई? अनारा उसकी बात ना समझी। तेरा जीवन तुझ पर खोलकर, माई पंखी ने कहा। नहीं अम्मा, ऐसा ना कह, अनारा तड़प कर बोली। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने बारे में सब मालूम हो। मैं कौन हूँ मैं ये जानना चाहती हूँ। बस यही सोचकर मैंने तुझ पर तेरा जीवन खोलना शुरू किया। तू रोज़ मेरे कान खाती थी कि अम्मा बता मैं कौन हूँ। माई पंखी उसकी तरफ देखते हुए बोली। बड़ी मुश्किल से मुझे इस बात की इजाज़त मिली। अब मैं आइंदा उस वक्त ही तेरे जीवन के बारे में कुछ बोलूँगी जब तू मुझसे वादा करेगी। कैसा वादा अम्मा?
अनारा ने पूछा। यही कि जो कुछ देखेगी उसे देखकर चुप रहेगी। चल ठीक है अम्मा, वादा किया। अनारा ने हाथ उठाकर कहा। पर एक बात है अम्मा, ये मर्द हम पर कब तक जुल्म करते रहेंगे और हम कब तक चुप रहेंगे? मूर्ख अंजू, तूने जुल्म देखे ही नहीं। एक वो वक्त था जब लड़की को जिंदा दफन कर दिया जाता था। पति के मरते ही उसकी पत्नी को उसके साथ चिता में जला दिया जाता था और वो उफ ना करती थी। औरत बेवा हो जाती तो उसे जीते जी मार दिया जाता, उसके जज्बात पर पत्थर बरसाए जाते। पर अब वो कल जैसी औरत न रही। मर्द उस औरत पर तेजाब फेंकता है तो अब औरत भी उस पर तेजाब डालने लगी है। अब बीवी अपने शोहर को मारकर उसका सालन बनाने लगी है। कल की अनारा और आज की अनारा में बड़ा फर्क है। कल की अनारा खामोशी से तेजाब पी गई, लेकिन आज की अनारा इंतकाम पर उतरती है। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब बीवी जालिम शोहर से छुटकारा पाने के लिए हाथ में तेजाब से भरी बोतल पकड़ेगी और अपने शोहर से कहेगी कि मुझे फ़ौरन तलाक दे, वरना मैं फेंकती हूँ तुझ पर तेजाब। आज कोई मर्द उसे सिगरेट से जलाता है तो कल कोई औरत गर्म चिमटे से उसका जिस्म दागेगी। माई पंखी अपनी धुन में बोलती गई। छोड़ अम्मा, जाने तू क्या ख्वाब देखने लगी, अनारा ने मुस्कुराते हुए कहा। दो चार मिसालों से हमारा समाज नहीं बदलता। समाज बदलने के लिए इनकलाब की ज़रूरत होती है और इनकलाब मर्द लाया करते हैं, फिर औरतें रही ना मफतूह की मफतूह। मेरी अंजू, तू नहीं जानती कि औरत किस कदर ताकतवर है। जब मर्द के आसाब पर सवार होती है तो इसका सारा इनकलाब, सारा फ़लसफ़ा, सारी अकल टखनों में आ जाती है। माई पंखी ने बड़े पते की बात की। औरत को अपना आप खोजना चाहिए। वो कैसी दो धारी तलवार है उसे जानना चाहिए। वो कैसा मीठा जहर है उसे समझना चाहिए। अम्मा, हमारा मसला ये है कि हम दूसरों के मजालिम की बात तो करते हैं, लेकिन खुद जो जुल्म कर रहे होते हैं उस पर गौर नहीं करते। अनारा ने नया मौजू छेड़ा। अंजू, कहना क्या चाहती है, साफ बोल। माई पंखी ने उसे घूरा। अम्मा, साफ बोली तो तू नाराज़ हो जाएगी। नहीं होंगी नाराज़। तेरे दिल में जो आया है उसे बाहर निकाल। अम्मा, तूने मुझे कैद कर रखा है, क्या ये जुल्म नहीं? अनारा ने बड़े प्यार से, बड़े मीठे अंदाज में कहा। हम मर्दों की तो बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि औरत औरत पर ज़्यादा जुल्म करती है। अच्छा, बहुत बोल ली, अब चुप कर। माई पंखी आईने में अपनी असल शक्ल देखकर गुस्से हुए बगैर न रह सकी। चल अंदर, तू बिल्ली ही भली। तुझे किसी दिन पंजा मारूंगी, फिर पता चलेगा मेरी बिल्ली होने का। अनारा ये बात कह ना सकी, बस सोच कर रह गई, और सोच अमल की पहली सीढ़ी होती है। वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले। निसार अय्यूब के हाथों में वो शैतान मौजूद था। चादर में लिपटा होने के बावजूद वो हाथ पांव मारता रहा। उसमें नौजायदा बच्चे से कहीं ज्यादा ताकत थी। इत्तिफाक से अस्पताल के गेट पर ये खाली रिक्शा मिल गया। वो दोनों तेजी से उसमें सवार हो गए और करीबी कब्रिस्तान चलने को कहा। रिक्शे वाला फौरन चल पड़ा। प्रोफेसर मुजाहिद मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे, वो गैर इंसानी बच्चा अकड़ता चला जा रहा था। उसके हाथ पांव चलाने के अंदाज में सख्ती आती जा रही थी। कब्रिस्तान पहुंचकर प्रोफेसर मुजाहिद ने खड़े होकर इधर उधर देखा, शायद कब्रिस्तान का जायजा लिया था, और फिर तेजी से एक तरफ चल दिए। प्रोफेसर मुजाहिद की रफ्तार बहुत तेज थी। निसार अय्यूब को उनके साथ चलना दूभर हो रहा था। प्रोफेसर मुजाहिद मुड़कर एक लम्हे को निसार अय्यूब को देखते और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करते। काफ़ी अंदर जाकर प्रोफेसर मुजाहिद एक टूटी कब्र के पास ठहर गए। रास्ते में उन्हें एक फावड़ा और पानी का कनस्तर रखा हुआ नजर आया था। उन्होंने फावड़ा उठा लिया था। ये फावड़ा उनके हाथ में था। टूटी कब्र के बराबर एक और कब्र थी। उन दोनों के दरमियान इतनी जगह मौजूद थी कि उस शैतान के लिए गड़ा खोदा जा सकता था। निसार अय्यूब ने चाहा कि प्रोफेसर मुजाहिद उस शैतान को अपने हाथों में ले लें तो वो खुद उसके लिए गड़ा खोदें, लेकिन प्रोफेसर मुजाहिद ने उन्हें मना कर दिया। ये काम वो खुद करना चाहते थे, ये उनके अमल का हिस्सा था। प्यारे भाई, इस मनहूस को कब तक गोद में उठाए रखोगे? अरे फेंको इसे ज़मीन पर, प्रोफेसर मुजाहिद ने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। निसार अय्यूब ने चादर में लिपटी उस गैर इंसानी मखलूक को ज़मीन पर लिटा दिया, और अभी वो सीधे खड़े ही हो रहे थे कि अकब से एक करख्त आवाज़ आई। ये क्या हो रहा है? प्रोफेसर मुजाहिद ने फावड़ा चलाते हुए मुड़कर देखा। निसार अय्यूब ने एक चादर में लिपटे शैतान पर नज़र डाली जो बड़ी तेज़ी से हाथ पांव मार रहा था। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। चंद कदम के फासले पर एक उधेड़ उम्र गोरकन हैरान परेशान खड़ा था। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? उसने दोबारा पूछा। कब्र खोदनी थी तो हमें बताते। अरे ये बच्चा तो जिंदा है। निसार अय्यूब, प्रोफेसर मुजाहिद उनसे मुखातिब हुए।
یہ تجربہ کار گورکن ہے، اس نے سینکڑوں مردے دفنائے ہوں گے، اسے یہ انسان کا بچہ سمجھ رہا ہے، ذرا اسے اس کا چہرہ تو دکھا دیں۔ یہ کہہ کر وہ پورے اطمینان سے قبر کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ آ جاؤ بھائی، زندہ بچہ دیکھ لو، نثار ایوب نے خوفزدہ کرنے والے لہجے میں کہا۔ گورکن بغیر کچھ بولے 2 قدم آگے بڑھایا اور ہلتی چادر پر نظریں جما دیں۔ نثار ایوب نے زمین پر پڑی اس غیر انسانی مخلوق کے چہرے سے بہت احتیاط سے چادر ہٹائی، اور جیسے ہی چادر ہٹی اس شیطان نے غیر انسانی چیخ ماری۔ چیخ کے ساتھ جب گورکن کی اس پر نظر پڑی تو ہر وقت مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے باوجود خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ ارے جلدی کرو، اس مصیبت کو جلدی دفن کرو۔ پھر وہ وہاں نہیں ٹھہرا۔ اس کے جانے کے بعد نثار ایوب نے پروفیسر مجاہد کے اشارے پر چادر میں اس کا چہرہ اچھی طرح لپیٹ دیا۔ وہ بیڈ کی چادر تھی جو خاصی بڑی تھی۔ اس نوزائیدہ شیطان کا چادر سے باہر نکل آنا ناممکن تھا، لیکن نثار ایوب محسوس کر رہے تھے کہ وہ چادر میں بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ آزاد ہو جائے۔ تب وہ نثار ایوب سے مخاطب ہو کر بولے، پیارے بھائی، اب میں خاص عمل شروع کروں گا۔ آپ 4 قدم آگے جا کر پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کسی صورت پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، چاہے میرے چیخنے کی آواز ہی کیوں نہ آئے۔ اول تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ محض احتیاطاً بتایا ہے۔ میں اپنا کام کر کے خود آپ کے سامنے آؤں گا۔ پیچھے پھر بھی مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ سمجھ گئے نا پیارے بھائی میری بات؟ جی سمجھ گیا، نثار ایوب نے پر یقین انداز میں کہا۔ چلیں پھر قدم بڑھائیں، پروفیسر مجاہد نے ہدایت کی۔ نثار ایوب نے 4-5 قدم آگے بڑھائے اور پھر ٹھہر گئے اور پیچھے مڑے بغیر بولے، ٹھیک ہے؟ ہاں جناب ٹھیک ہے، پروفیسر مجاہد نے کہا اور چادر میں لپٹے شیطان کی طرف متوجہ ہوئے۔ نثار ایوب پیٹھ موڑے کھڑے تھے۔ انہیں پروفیسر مجاہد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، لیکن اتنی تیزی سے پڑھ رہے تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اچانک ایک انتہائی چیخنے کی آواز آئی۔ یہ اسی شیطان کی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ پھر اس چیخ میں کئی مرد عورتوں کی آوازیں شامل ہو گئیں۔ وہ سب چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ پھر یکلخت ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اب صرف پھاوڑا چلائے جانے کی آواز آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پروفیسر مجاہد اس گڑھے میں مٹی ڈال رہے ہوں۔ بلند آواز میں ان کے پڑھنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ گڑھا بھرا جا چکا تھا۔ پھاوڑے سے مٹی دبا دبا کر گڑھے کو سخت کر دیا گیا تھا۔ اب پروفیسر مجاہد اس ہموار گڑھے کی مٹی میں اپنی انگشت شہادت گھسا کر زیر لب تیزی سے پڑھ رہے تھے۔ یہ اس عمل کا آخری حصہ تھا۔ ہر کام اطمینان بخش طریقے سے ہو گیا تھا۔ غیر انسانی مخلوق زندہ دفنائی جا چکی تھی۔ مغرب کا وقت قریب تھا۔ قبرستان پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور نثار ایوب شدت سے پرویز مجاہد کے سامنے آنے کے منتظر تھے۔ پروفیسر مجاہد نے ہموار قبر پر کچھ پڑھ کر 3 بار پیر مارا، اپنے ہاتھ جھاڑے اور پھاوڑا اٹھا کر نثار ایوب کے مقابل آ گئے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، مبارک ہو پیارے بھائی، وہ شیطان کا بچہ دفنایا گیا، بس اب سکھ ہی سکھ ہے۔ پروفیسر مجاہد نثار ایوب کے ساتھ قبرستان سے نکل آئے۔ راستے میں انہوں نے پھاوڑا جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھا۔ گیٹ پر گورکن کو کھڑے دیکھ کر انہوں نے کچھ رقم جیب سے نکال کر اس کے حوالے کی اور اسے ہدایت کی کہ ہموار زمین پر بلاک رکھ دے اور گڑھے کو کھودنے کی ہرگز کوشش نہ کرے ورنہ اندھا ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ پہلے ہی اس کی شکل دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اب کیا اسے پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ وہ گڑھا کھود کر دوبارہ اس شیطان کی شکل دیکھتا۔ قبرستان سے باہر آ کر وہ رکشے کا انتظار کرنے لگے۔ پیارے بھائی، اب میں گھر جاؤں گا۔ آپ نے جو کچھ قبرستان میں دیکھا سنا وہ سب امانت ہے ہماری۔ یہ راز راز ہی رہے۔ یہاں کا حال تو راز رہے گا، لیکن گھر کے لوگوں کو خصوصاً علی نثار کو کچھ تو بتانا ہوگا۔ نثار ایوب نے پوچھا۔ ہاں بس اتنا کہ اس مردود کو زندہ دفن کر دیا ہے، اب آئندہ فکر کی بات نہیں، پروفیسر مجاہد نے کہا۔ اسی اثنا میں ایک رکشا آ کر ان کے نزدیک رکا۔ وہ بولے، میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو اسپتال چھوڑ کر نکل جاؤں گا، وہاں سب پریشان ہوں گے۔ اور پھر جیسا کہ پروفیسر مجاہد نے کہا تھا کہ بس اب سکھ ہی سکھ ہے، تو ایسا ہی ہوا۔ اگلے سال علی نثار کے ہاں سائمہ نے جنم لیا اور اس کے 2 سال بعد عابر نے دنیا میں آنکھ کھولی۔ عابر کی آمد سے پہلے ہی نثار ایوب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ اپنے پوتے کی شکل نہ دیکھ سکے، وہ بس بیٹھے بٹھائے چلے گئے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھے، اپنی بیگم سے پانی مانگا۔ فریدہ بیگم پانی لے کر کمرے میں آئیں۔ اتنی ہی دیر میں وہ نقل مکانی کر چکے تھے۔
اب उनका पोता आबिर 3 दिन से उन्हें ख्वाब में देख रहा था और उनकी गोद में अपने उस भाई को देख रहा था जो इंसान ना था, गैर इंसानी मखलूक था। अली निसार ने हर वो बात आबिर को बता दी थी जो उनके इल्म में थी। नाज़नीन उन वाक़यात को दोहराना तो दूर की बात, सोचते हुए भी घबराती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके साइमा की मौजूदगी में उन दिल दहला देने वाले वाक़यात को दोहरा दिया था। सारे वाक़यात सुनकर तो आबिर ने कोई ख़ास रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया था, लेकिन साइमा माँ से लिपट गई थी। हाय अम्मी, वो बच्चा कौन था? मुझे क्या पता। नाज़नीन उस बच्चे का तस्वुर करके थर्रा उठी। अम्मी, क्या आपने उसकी शक्ल देखी थी? साइमा ने पूछा। नहीं, मैंने नहीं देखी, मैं उस वक्त बेहोश थी, नाज़नीन ने बताया। अच्छा ही हुआ जो मैंने उस मनहूस की शक्ल नहीं देखी। हाँ, तुम्हारी दादी ने उसे ज़रूर देखा था, उन्होंने ही उसे तुम्हारे दादा के हवाले किया था। बाद में तुम्हारी दादी ने उसकी शक्ल सूरत के बारे में मुझे बताया था। अम्मी, कैसा था वो? इस मर्तबा आबिर ने सवाल किया। अब छोड़ो बेटा, अपने अब्बू से पूछ लेना, उन्होंने भी उस मनहूस को देखा था। नाज़नीन ने उसकी शक्ल सूरत बयान करने से एहतराज़ किया और इससे कबल के बच्चे मज़ीद कोई सवाल करके उनको परेशान करते, वो कमरे से उठकर चली गईं। अली निसार आबिर को मुसलसल 3 रोज़ तक दिखाई देने वाले ख्वाब से परेशान था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आबिर को यह ख्वाब क्यों नज़र आया, जबकि वो इन वाक़यात से लाइल्म था। उसने अपने दादा को भी ना देखा था। यह ख्वाब 3 दिन तक एक ख़ास वक्त और एक ख़ास अंदाज में नज़र आया था। अली निसार सोचते रहे कि इस मसले पर किससे बात की जाए। सोचते सोचते अचानक उनका ध्यान प्रोफेसर मुजाहिद की तरफ गया। वही इस मसले पर सही रोशनी डाल सकते थे। एक तवील अरसे से उनकी प्रोफेसर मुजाहिद से मुलाकात न हुई थी। वालिद साहब के इंतकाल के बाद बस एक आध बार ही वो घर पर आए थे। अली निसार अलबत्ता ईद बकरीद उन्हें सलाम करने के लिए चले जाते थे। फिर वो रिटायरमेंट के बाद हैदराबाद में अपने बेटे के पास शिफ्ट हो गए। हैदराबाद मुंतकिल होने के बाद अली निसार का उनसे राब्ता न रहा। एक शाम वो प्रोफेसर मुजाहिद के पुराने घर चले गए। उन्हें मालूम था कि वहाँ प्रोफेसर के छोटे बेटे रिहाइश पजीर हैं। उनसे उनका हैदराबाद का पता हासिल करके वो आबिर को अपने हमरा लेकर उनसे मिलाएंगे। जब अली निसार प्रोफेसर मुजाहिद के छोटे बेटे के घर पहुँचे और उन्होंने अपने आने का मकसद बयान किया तो बेटे ने अफसरदगी के साथ बताया, अब्बा जी का तो इंतकाल हो चुका है, आज 8 दिन हो गए। जुमेरात की शाम उनका इंतकाल हुआ था और ये वो दिन था जिसकी पहली सुबह आबिर को पहली बार वो ख्वाब नज़र आया था। क्या प्रोफेसर मुजाहिद की मौत से इस ख्वाब का कोई ताल्लुक था? ये बात तो बात की थी कि इस ख्वाब का ताल्लुक उनकी मौत से था या नहीं। असल मसला ये था कि आबिर को यह ख्वाब नज़र क्यों आया। इस मौमे पर अगर कोई रोशनी डाल सकता था तो वो प्रोफेसर मुजाहिद ही थे। वही ना रहे तो अब किससे इस मसले पर बात की जाती। बस फिर बात आई गई हो गई। आबिर 2-4 दिन तो उस ख्वाब से मुतासिर रहा। जब 3 दिन के बाद ख्वाबों का यह सिलसिला बंद हो गया तो वो भी भूलता गया। मलका को अलबत्ता वो भूल ना पाया था। वो यूं सलीके से उसे याद आती जैसे बारिश वक्फे वक्फे से, लेकिन जब उसकी बेवफाई किसी सनसनाती गोली की तरह उसके आर पार होती तो फिर उसे कुछ याद न रहता। साइमा ने उन दिनों आबिर का ख़ास ख्याल रखा था। उसने अपने वालिदैन के हवाले से कभी कोई बात नहीं की थी। वो ऐसी बातों से उसका बातिन छलनी नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि इस उम्र में ऐसा हो जाता है। खूबसूरत लड़की किसी खुशबू की तरह होती है, आप चाहें या ना चाहें वो आपके अंदर उतर सी जाती है। साइमा चाहती थी कि उसका भाई मलका को बुला दे, वो उसके अंदर से निकल जाए। इसलिए वो जानबूझकर उसका जिक्र छेड़ती रहती थी, कुरेद कुरेद कर उसके बारे में पूछती थी, यादों के फोड़े पर निश्तरजनी करती कि यादों का जहर उसके अंदर से निकल जाए और वो जहनी और रूहानी तौर पर सेहतमंद हो जाए। साइमा बाप के घर आती तो वो ज़्यादातर वक्त आबिर के साथ गुजारती और अपने घर होती तो उसे बुला लेती। साइमा के बच्चों से उसे इश्क था और साइमा के शौहर असलम को उससे लगाव था। एक दिन साइमा आबिर को लेकर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर गई। उसे अपने घर का सौदा लेना था। नाज़नीन ने भी उसे एक फहरिस्त थमा दी थी। आबिर इस तरह की शॉपिंग से घबराता था, लेकिन साइमा के इसरार पर वो उसके साथ चला गया। स्टोर पर खासा रश था। अचानक वो एक ट्रॉली से टकराया। झटका लगने से ट्रॉली से कुछ पैकेट नीचे गिरे। सॉरी कहकर आबिर ने पैकेट फर्श से उठाकर ट्रॉली में रखे और जब उसकी ट्रॉली वाली पर नज़र पड़ी तो उसे बड़ी पुरशौक निगाहों से अपनी तरफ देखते पाया। उन निगाहों में जाने क्या बात थी कि आबिर खुद को अचानक गहरे बादलों में घिरा हुआ पाया। उसने महसूस किया कि जैसे उसका वजूद अदम हो गया हो।
यह एहसास बस चंद लम्हों का था, फिर सब कुछ ठीक हो गया। वो दिलकश लड़की उसे देखकर मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। आबिर ने उसे मुड़कर देखा। वो जीन्स पहने हुए थी। जीन्स के ऊपर हाफ स्लीव्स की सुर्ख शर्ट थी। शर्ट जीन्स के अंदर न थी, ऊपर थी और लंबी थी। मोहिनी सूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर सबसे पुरकशिश उसकी आंखें थीं। बड़ी पुतलियों वाली आंखों का रंग गहरा काला था। गैर मामूली आंखें थीं जो बहुत तेजी से बंदे को अपनी गिरफ्त में ले लेती थीं। इतने में साइमा उसके करीब आ गई। फिर वो दोनों शॉपिंग करने में मसरूफ हो गए। वो लड़की स्टोर में 2-3 मरतबा उसे दिखाई दी थी। वो उसे देखकर हर बार हल्का सा मुस्कुराती और रश में गुम हो जाती। साइमा की खरीदारी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। उसे बच्चों के लिए बिस्किट और टॉफ़ियाँ लेनी थी और आबिर को अपने लिए शर्ट खरीदना थी। साइमा ने उससे कहा कि वो गारमेंट्स की शॉप पर शर्ट्स निकलवाए। वो बिस्किट और टॉफ़ियाँ लेकर वहाँ आ रही है। गारमेंट्स की दुकान पर अभी उसने शर्ट निकलवा कर देखना शुरू की थी कि उसे अपने पास एक मशहूर कुन धीमी खुशबू का एहसास हुआ। बेख्तियार उसने अपने बाएं जानिब देखा तो उसे अपने बराबर खड़े पाया। जाने कब वो चुपके से उसके बराबर आ खड़ी हो गई थी। आबिर थोड़ा सा पीछे हटा ताकि वो निगाहों के जाविये में आ सके। वो भी थोड़ा सा पीछे हटी। उसने कंधे पर पड़े बैग की छोटी सी जिप खोली। उसमें से एक कार्ड निकाला, जिप बंद की, बैग को कंधे पर दुरुस्त किया और विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये मेरा कार्ड है, अगर आपका जी चाहे तो मुझसे मिलने आ जाइएगा। आप कौन हैं? आबिर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं एक मामूली सी आर्टिस्ट हूँ, चाहती हूँ कि आपको पेंट करूँ। लड़की कार्ड उसके हाथ में देते हुए बोली। आबिर ने कार्ड पर नज़र डाली। कार्ड पर आरजू और उसके नीचे आर्टिस्ट लिखा था। डिफेंस के किसी अपार्टमेंट का पता दर्ज था। यह अपार्टमेंट किसी हॉकी स्टेडियम के आसपास था और आखिर में मोबाइल नंबर था। अच्छा, मैं चलती हूँ। देखिए, मेरी दरख्वास्त को रद्द मत कीजिएगा, आइएगा ज़रूर, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। आरजू ने मुस्कुराते हुए अजब लहजे में कहा। उसने जाने ये बात किस अंदाज में कही कि उसके जहन पर नक्श होती चली गई। अभी वो उसकी बात का कुछ जवाब देने का सोच रहा था कि वो जा चुकी थी। उसने आबिर का जवाब सुनने की भी जहमत गवारा न की थी। आबिर जाती हुई आरजू को अपनी नज़रों के हिसार में लेना चाहता था, लेकिन वो दाएं जानिब मुड़कर नज़रों से ओझल हो चुकी थी। आबिर ने एक गहरा सांस लेकर कार्ड को देखा और फिर उसे बड़ी एहतियात से जेब में रख लिया। चंद लम्हों बाद ही साइमा वहां पहुंच गई। आबिर ने शुक्रिया अदा किया कि साइमा ने इस अचानक वारदात को अपनी आंखों से न देखा था। उसने जल्दी से साइमा को शर्टों की जानिब मुतवज्जो कर दिया और आरजू के बारे में सोचने लगा कि यह कैसी घटा थी जो बिन बरसे ही उसे शराबूर कर गई थी। पंजा मारना तो कोई मुश्किल काम न था। बाज वक्त अनारा को माई पंखी पर शदीद गुस्सा आता। वो इंतकाम की आग में जलने लगती। उसका जी चाहता कि वो पंजा मारकर माई पंखी की दोनों आंखें बाहर निकाल दे। वह ऐसा करने की कुदरत रखती थी, लेकिन मसला यह था कि फिर उसके बाद क्या होगा। माई पंखी उसे अपनी कैद से आज़ाद तो नहीं कर देगी। अभी तो इतना था कि जब उसका जी बहुत घुटने लगता तो वो उसे लड़की के रूप में ले आती थी। इस तरह उसे कुछ सुकून मिल जाता था। पंजा मारने की सूरत में मुमकिन था कि वो हमेशा के लिए उसे बिल्ली का रूप धारने पर मजबूर कर देती। फिर क्या होता? वो यूं ही घुट घुट कर मर जाती। आसान और सहल तरीका यही था कि वो किसी इंतकामी कार्रवाई के बारे में ना सोचे, बल्कि उसकी खुशामद करके जल्दी जल्दी अपने बारे में सब कुछ जान ले। और अगर इस दौरान कोई ऐसा राज हाथ लग जाए कि वो बुढ़िया को मारकर अपने असल रूप में आ सके, तो फिर वो यहाँ से निकल भागे। उसने फैसला किया कि वो आइंदा ऐसा कोई इकदाम न करेगी जिसकी वजह से वो मुश्किल में फंस जाए। सुबह वो उसकी आवाज़ सुनकर बाहर निकली। उसने बावर्ची खाने में झांका। माई पंखी चूल्हे के आगे बैठी थी। मिट्टी की हंडिया में सियाल उबलने को था। अंजू जल्दी कर, माई पंखी ने काले मुंह की सफ़ेद बिल्ली को देखते ही कहा। अंजू तेजी से बावर्ची खाने से निकली। उसने चारपाई पर छलांग लगाई। वहां से बावर्ची खाने की छत पर चढ़ी। उसे देखते ही छत पर बैठे कौवों में खलबली मच गई। वो चीखते हुए झुकाई देकर फिजा में उड़ गए। अंजू बावर्ची खाने वाली छत से कब्रिस्तान वाली दीवार की मुंडेर पर जकंद भरी, लेकिन वो मुंडेर पर बैठे 2-3 कौवों में से किसी को भी अपनी गिरफ्त में न ले सकी। तब अंजू ने नीम के दरख्त पर छलांग लगाई। यहाँ कोई कौवा ना था। वो नीम के पत्तों में छुपकर बैठ गई और उसने नज़रें मुंडेर पर जमा दी। मैदान खाली देखकर कौवे इधर उधर से मुंडेर पर उतरने लगे। अंजू ने कौवे को अपनी नज़रों की गिरफ्त में लिया और उस पर बिजली की तरह गिरी। अब कौवे का उसकी गिरफ्त से निकलना मुहाल था।
وہ اس کے منہ میں دب کر پھڑپھڑا کر رہ گیا تھا۔ دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے، کہانی کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔